चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और चर्चा में आज हम बात करेंगे पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कर्ज के बढ़ते पहाड़ की। जी हां, पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा दौर में सरकार पर करीब 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक यह कर्ज करीब 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। विशेषज्ञ इसे लेकर सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और आने वाले वक्त में प्रदेश का आर्थिक संकट बढ़ने का अंदेशा जता रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 70 लाख की आबादी वाला छोटा सा पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन इस छोटी सी आबादी वाले छोटे से राज्य में हर व्यक्ति पर औसतन करीब 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर इस वक्त करीब 90,000 करोड़ तक का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक ये बढ़कर 94,992 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वैसे तो कर्ज का प्रावधान विकास कार्यों के लिए होता है, लेकिन राज्यों में सब्सिडी और धुआंधार बंटती मुफ्त की रेवड़ियों ने आज लगभग हर राज्य को कर्ज के दलदल में फंसा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर CAG की ओर से लगातार बताया गया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई जगह सब्सिडी की जगह मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी से लेकर बस यात्रा जैसी तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना है। ऐसे ही कदम राज्यों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। हमारे यहाँ सैलरी, पेंशन, जो लोन हम लेते हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट, लोन की प्रिंसिपल पेमेंट पे ही लगभग 60% पैसा जो है खर्च हो जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ 30% के करीब पैसा बचता है। तो ऐसे में हम अपने डेवलपमेंट को भी जारी रखें, हमारे एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर जारी रहे। ऐसे में हमें यही 2-3 चीज़ें रह जाती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज बनाएं। राज्य सरकारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जा रहा है, फिर चाहे पंजाब हो या हिमाचल या फिर तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। विशेषज्ञों का मानना है कि नेताओं का जोर सत्ता पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुफ्त रेवड़ियों पर रहता है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और जरूरतें पूरी करने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। जानकार बताते हैं कि हिमाचल के संदर्भ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बागवानी, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इसी तरह अन्य राज्यों को भी अपनी क्षमताओं को देखते हुए संसाधन जुटाने की जरूरत है। तो सरकार जो है, कोई भी सरकार है, हमेशा से प्रयत्न करती रही कि अपने संसाधनों को बढ़ाया जाए। तो जैसे टूरिज्म के माध्यम से या अपने हाइड्रो पावर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस वित्त वर्ष के बजट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 100 रुपए में से वेतन पर ही करीब 25% खर्च हो रहा है। इसी प्रकार वेतन और पेंशन पर भी सरकार को 100 रुपए में से 42 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा प्रदेश की GDP का 4.75% होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त आयोग से उदार आर्थिक सहायता की सिफारिशों का आग्रह किया है। पूर्व वित्त सचिव KR भारती के मुताबिक राज्यों को बेवजह के खर्चों के साथ साथ लोक लुभावन घोषणाओं पर भी लगाम लगानी होगी। मंत्रियों का लाव लश्कर के साथ चलना और VIP कल्चर को कम करने की भी सलाह दी गई है। आर्थिकी के मामले में हिमाचल की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हिमाचल सरकार के मंत्रियों, CPS और निगम अध्यक्षों ने 2 महीनों तक वेतन और भत्ते फिलहाल न लेने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसमें भी विलंबित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी 2 महीनों बाद इस वेतन को और इन भत्तों को वो जरूर लेंगे। लेकिन इस तरह का फैसला प्रदेश के बहुत बड़े कर्ज में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये प्रदेश के आर्थिक संकट को कम करने की जगह उसे सिर्फ टालने जैसा होगा। यानी कि सिर्फ 2 महीनों की इस पहल से प्रदेश की आर्थिकी को कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं है। तो कर्ज का एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश पर, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मान रहे हैं कि राज्य की
खराब आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है और ऐसे में हालांकि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ मिलकर अगले 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेने का फैसला किया है और विधानसभा के अन्य सदस्यों से भी अपील की है। लेकिन क्या इससे कुछ समाधान निकलेगा, कुछ हल निकलेगा? क्या ये केवल ऑप्टिक्स है पॉलिटिक्स की, या फिर समाधान की कुछ राह निकालेंगे, या केवल ये एक दिखावा है? क्या असली वजह तक पहुंचने की कोशिश भी की गई है, या ये मुद्दा भी सियासत की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ सीमा ठाकुर जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। रोशन गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। रोशन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। लगातार आप जो है वहाँ की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या आपको लगता था कि सरकार के आने के 2-2.5 साल के बाद इस हालत में राज्य पहुंच जाएगा? दरअसल ये तो उसी वक्त सोचना चाहिए था जब चुनाव हो रहे थे, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एजेंडा पेश करी थी पब्लिक के सामने, और कांग्रेस ने अपना एजेंडा पेश किया था कि हम ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपये महीना और 2-3 स्कीमें और लॉन्च उन्होंने की थी। तो उनको उसी वक्त सोचना चाहिए था कि ये हम जो घोषणा कर रहे हैं, अगर सरकार आती है तो क्या हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये इशू सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी कहा था कि जो राजनीतिक दल फ्री बीज की बात करते हैं तो पहले उनसे रोड मैप मांगा जाए कि वो ये देंगे कहाँ से। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी चुप रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी आगे बात नहीं हुई, और फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं हिमाचल सरकार को, और उसका कर्जा जो 73,000 करोड़ था वो बढ़कर 86,000 करोड़ हो गया है। और ये जो सीएजी ने कहा है और रिजर्व बैंक ने भी कहा कि ये अगले साल बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ हो जाएगा। तो आपका जो वेतन के खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, पेंशन का खर्चा आपका बढ़ रहा है, सब्सिडी आपकी बढ़ रही है, लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है। यानी जो आपकी आमदनी है, आमदनी कहाँ से बढ़ेगी, इस तरफ कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जो उनके परंपरागत सोर्स हैं कि यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, जो सेब की खेती है वो बढ़ेगी, तो उसी तरफ वो भी परंपरागत है, यानी उसमें कितना उन्होंने इजाफा किया है वो हम देख रहे हैं, आंकड़े के उनके पास है नहीं। तो कुल मिलाकर जो राजनीति इस वक्त देश में हो रही है, जो हम अभी सुन रहे हैं कि खटाखट पॉलिटिक्स, वो खटाखट पॉलिटिक्स फेल हो रही है। और इसमें पूरे देश को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या हम खटाखट पॉलिटिक्स की तरफ जाएं या देश को हम आगे बढ़ाएं। देश के लिए हमें डेवलपमेंट का चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए, या हम फ्री में लोगों को दें। जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर देना चाहिए, लेकिन सबको क्यों? 300 यूनिट बिजली फ्री सबको क्यों? जिसके पास हिम्मत नहीं है, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उसको तो आप दीजिए, लेकिन सब्सिडी अक्रॉस दी बोर्ड ये देना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और इसका खामियाजा केवल हिमाचल ही नहीं, करीबन 11 ऐसे स्टेट हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है। हिमाचल उसमें नंबर 6 पर आता है, और पंजाब का स्थिति आप देखिए, वो जो नंबर 1 नंबर 2 पर है। तो ये स्थिति और भी राज्यों की खराब होने वाली है अगर हमने इस जो राजनीति है, अगर इस राजनीति से हम बाहर नहीं आए तो ये स्थिति और भी राज्यों की खराब होने वाली है। बिल्कुल। रोशन जी, आपसे यही समझना चाहेंगे कि किस तरह की राजनीति, किस तरह की सियासत अब इस पर होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, हमने देखा कि पहले इस तरह की राजनीति नहीं होती थी। पहले मुद्दों के आधार पर राजनीति होती थी, लोग उसको जाति और धर्म से भी जोड़ देते थे। लेकिन जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, यानी आम आदमी पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरी, तो उसने सबसे पहले फ्री वीज का जो नारा दिया, और उसमें उसके ट्रैप में बाकी पॉलिटिकल पार्टी आ गई। उनको देखकर अब सोचिए कि बीजेपी को भी, जो फ्री बीज के विरोधी थे, बीजेपी को भी कहना पड़ा कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उत्तराखंड में कहना पड़ा, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने गई थी, वहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली की स्थिति जब से शीला दीक्षित गई हैं, तब से आप देखिए कि कुछ भी यहाँ नया काम नहीं हुआ है। जो उस वक्त हुआ था कांग्रेस के राज में, वही हुआ। ऐसे ही राज्यों में जब कांग्रेस को भी पता लगा कि हम सरकार में तभी आएंगे जब लोगों को हम लोक लुभावन नारे देंगे। कर्नाटक में हमने देखा, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की तरह ही आप बसों में महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे। तो ये जो राजनीति शुरू हुई है कि मुफ्त देने की, और हमारी जो जनता है, जो हमारा वोटर है, वो जब तक इसको अस्वीकार नहीं करेगा तब तक ये राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि सत्ता में आना है, चाहे राज्य की स्थिति कितनी खराब हो, वो होती रहे, लेकिन सत्ता आपको मिल जाएगी।
बाद में जो आने वाली पीढ़ी होगी, आने वाली सरकार होगी, वो उसको झेलेगी, वो अलग बात है। लेकिन ये बहुत खतरनाक राजनीति है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को बैठकर सोचना चाहिए। एक खतरनाक ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है। दुष्यंत नागर जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आर्थिक कुप्रबंधन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, फ्रीबी पॉलिटिक्स भी इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदार है। किस तरह से देखते हैं, क्यों आकलन जो प्रदेश सरकार है वो नहीं कर पाई, कितने जिम्मेदार? देखिए जी, प्रदेश सरकार की कोई गलती नहीं है और मैं ये बिल्कुल बड़ी स्पष्टता और बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, राज्य की सरकारें कोई पनिया की दुकान नहीं है जो मुनाफा कमाने के लिए चलाई जाए। अगर आर्थिक रूप से कमजोर जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको 1500 रुपए की पेंशन दी जा रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। उसको कोई फ्री बीज कह रहा है, कोई खटाखट कह रहा है, कोई फटाफट कह रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, 154 लोग रोज आत्महत्या करते हैं, जिसमें किसान और खेतीहर मजदूर हैं, उनको मरने दें। महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, आप देखेंगे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, लोगों को मरने दें क्या? लोगों की लाशों के ऊपर हम लोग राजनीति करेंगे? 86,000 करोड़ का कर्जा अगर हिमाचल प्रदेश पे है तो हरियाणा पे 2.5 लाख करोड़ का है। आप ऐसे मत करिए। मुख्यमंत्री ने सराहनीय काम किया है। इतने बड़े कर्जे की, जिसका 2025 में और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है, इसकी वजह आप क्या पाते हैं? बिल्कुल, जो सरकार की राज्य की कल्याणकारी नीतियां हैं वो लागू करनी चाहिए, लेकिन एक वित्तीय प्रबंधन भी होता है, 10 वर्ष की एक वित्तीय प्रबंधन भी किया जाता है। जिस तरीके से सरकार चलाई, जिस तरीके से किसानों को कमजोर करके एक व्यक्ति को, एक औद्योगिक ग्रुप के मालिक को सेबों के ऊपर एकाधिकार करने का काम किया, जिस तरह से उद्योग बंद हुआ, जिस तरह से पर्यटन घटा, वो सब उसके लिए जिम्मेवार है। ईमानदार आदमी सुक्खू जी, जिन्होंने अपना वेतन भत्ता छोड़ दिया, अपने सहयोगियों को कह रहे हैं कि वेतन भत्ता मत लीजिए, उनकी आलोचना कर रहे हैं आप खटाखट पॉलिटिक्स को कह रहे हैं। अरे खटाखट 2 महीने के लिए उन्होंने सिंबॉलिक तौर पर कहा है। इसका जवाब हम सीमा जी से भी ले लेते हैं। सीमा जी, आपके पास आना चाहेंगे। नागर जी का कहना है कि जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री की नहीं है, वो तो कल्याणकारी काम कर रहे हैं, लेकिन जो पहले की सरकार है और जिस तरह की उनकी नीतियां थी वो इसके जिम्मेदार हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, 19 महीने जो हैं इस सरकार के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं और मुझे लगता है, और जो हम ये सरकार है वो 25,000 करोड़ का जो है लोन अभी तक ले चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर मैं हिमाचल की जनता की बात करूं, हिमाचल की जनता इस समय सबसे टफ टाइम से जो है वो गुजर रही है। जो पूर्व की सरकार द्वारा, जो अभी दुष्यंत जी कह भी रहे थे कि सरकारों का काम होता है देना आम जनता के लिए, तो पूर्व की सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो हिमकेयर योजना हो, चाहे वो सहारा योजना हो, जो गरीब घर की बेटियां हैं उनको शादी के समय में जो है वो 31,000 रुपए शगुन के तौर पर दिया जाता था, शगुन योजना हो, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो थी, चाहे गृहिणी सुविधा योजना हो, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा प्रदेश में महिलाओं को गैस चूल्हा दिया गया था, उनको धुआं मुक्त किया गया था। तो इस तरह की जो योजनाएं थी वो सबसे पहले जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने धीरे धीरे कर एक एक करके इन योजनाओं को खत्म किया। और इन्होंने जो कार्य सही मायने में किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो लोग थे, जो अपने उनके ठेकेदार थे, उन लोगों को जो है मतलब उन लोगों को फायदा पहुंचाने का ही मुझे लगता है अभी तक प्रदेश की सरकार द्वारा सही मायने में कार्य किया गया है। आप देखिए, जैसे ही इन्होंने शपथ ली उसके बाद मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल बनने के बाद इन्होंने 6 CPS घोषित कर दिए और उनको जो है सरकारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनके लिए जितना भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है वो उस तरह से उनको कर रहे हैं। इन्होंने जो है HRTC की जो सब्सिडी मिलती थी महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की, वो आधा किराए का इन्होंने वो भी बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो डिपो में राशन में सब्सिडी मिलती थी इन्होंने वो भी बंद कर दी। उसमें भी इन्होंने अभी इन्होंने कुछ दिनों पहले घोषणा की है कि जो हमें सेंटर की तरफ से भी रेट लिस्ट आती थी उसमें भी इन्होंने उसमें इजाफा कर दिया है। अगर मैं बात करूं हमारे सीमेंट की, तो इन्होंने उसमें भी 150 रुपए जो है, जब से अभी तक की जो 19 महीने की सरकार है, 150 रुपए ये लोग इसमें बढ़ा चुके हैं। उसी के साथ साथ जो है डीजल जो है 7 रुपए महंगा ये कर चुके हैं।
और जो मैं बात कहूंगी, जब ये आए थे सरकार में तो ये 10 गारंटियां लेके आए थे। तो इन्होंने सबसे पहली गारंटी, एक बहुत बड़ा शब्द अपने आप में होता है, तो इन्होंने कहा था कि जितनी भी हमारी बहनें हैं जो 18 साल से ऊपर की, उनको हम 1500 रुपए प्रत्येक बहन को हर घर में 1500, अगर एक होगी तो 1500, 2 होगी तो 3000, 3 होगी तो 4500, इस तरह के उन्होंने कहा था प्रत्येक घर में हम बहनों को इस तरह से देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए इन्होंने उस चीज को वो भूल गए। इन्होंने जब हमारे प्रदेश के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा जब इन पर दबाव बनाया गया, हमारे विधायक जो जीते हुए विधायक हैं उनके द्वारा जब धरने दिए गए, तो इन्होंने इस चीज को घोषणा की कि हम जो है बहनों को 1500 रुपए देंगे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने उसमें भी जो 2011 की जनगणना है, वोटर लिस्ट के मुताबिक इन्होंने 22 लाख महिलाओं को उसमें अब कहना चाह रहे हैं कि गारंटी भी पूरी नहीं हुई और कर्ज भी बढ़ गया। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। रोशन जी, आपके पास आना चाहेंगे। नागर जी का आपने स्टेटमेंट देखा और उन्होंने कहा कि जो गारंटी थी वो फ्री भी नहीं थी, वो वहाँ उस वक्त जो है लोगों की ज़रूरत थी, और मुख्यमंत्री ने तो 2 महीने का अपना वेतन जो छोड़ने की बात कही है और लोगों को भी कहा है। आपको लगता है कि ये जो वेतन छोड़ने की बात है, ये कुछ हल इसमें निकालता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि डिले करने की बात है और केवल अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 85 लाख के आसपास कुछ बनता है, लेकिन जो कर्ज की राशि है वो तो 85,000 करोड़ से ज़्यादा है और आगे भी बढ़ने की संभावना है इसकी। देखिए, सबसे पहले मैं जो नागर जी ने बात उठाई उसको मैं थोड़ा जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्या उनको मरने के लिए छोड़ दें। तो नागर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 11 राज्य हैं जिनकी हालत ख़राब हो रही है, हिमाचल उसमें 6ठा नंबर है। दूसरा मैंने कहा कि जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर देना चाहिए, लेकिन सबको नहीं देना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड नहीं देना चाहिए। अगर जिसको ज़रूरत नहीं है उसको हम सब्सिडी क्यों दें। तीसरी बात कि जो हिमाचल सरकार में जो चल रहा है, मैंने कहा कि उसका जो रेवेन्यू मॉडल है, यानी आमदनी क्या है, इस पर फोकस करना चाहिए था। और अगर आपके जेब में पैसा है तो तब आपको देना चाहिए, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं है, जब आपके पास आपकी आमदनी नहीं हो रही है, तो फिर आपने OPS की घोषणा क्यों की। और सारी दुनिया कह रही है, जितने कांग्रेस के उस वक्त के डॉक्टर मोन्टेक सिंह आलूवालिया हैं, चाहे पनगड़िया जी रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, सारे इकोनॉमिस्टों ने यही कहा कि OPS डिजास्टरस है, नहीं देना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने यही कहा है कि OPS देने से हमको नुकसान हो रहा है। यानी हमको, अब उन्होंने क्या किया कि OPS लागू कर दिया, लेकिन उसकी DA और TA को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि जब पैसा आएगा तब हम देंगे आपको। तो इसका मतलब आपकी स्कीम गलत थी, यानी आपने जो डिसीजन लिया वो गलत था। आपको उस वक्त डिसीजन लेना चाहिए था क्या हमारे जेब में इतना पैसा है कि हम OPS दे सकें। जो भी महिलाओं को 1500 रुपये देने वाली बात हुई, बिल्कुल जो ज़रूरतमंद है उनको देना चाहिए। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, मैं हिमाचल गया था, तो वहाँ महिलाओं की यही डिमांड थी कि इन्होंने अनाउंसमेंट तो की थी, वायदा भी किया था, लेकिन नहीं दिया। और जब वहाँ बीजेपी ने बहुत जोर शोर से ये मामला उठाया तो फिर चुनाव के बाद उनको कुछ महिलाओं को दिया गया। तो ये उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो राज्य सरकार का अपना रेवेन्यू मॉडल है वो ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात है कि उनका क्या कर्जा और बढ़ेगा, बिल्कुल जो CAG ने कहा है, रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगले साल तक यानी 2025 तक हिमाचल का कर्जा लगभग 95,000 करोड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आपको जो आपकी लोक लुभावनी स्कीमें हैं, जो आपकी जन कल्याणकारी स्कीमें हैं, उस पर आप जो आपको करना है करिए, लेकिन तब करिए कि जब आपकी आमदनी भी उतनी ही हो। जब आमदनी न हो फिर आप कहते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, हमने ये मांगा, हमको ये नहीं मिला। तो सबसे पहले आपने जो अकाउंट है उसको ठीक करिए। तो अकाउंट ठीक होने की यहाँ बात हो रही है।
अगर जो गरीब लोग हैं, जो ऐसा वर्ग है कि जो क्षमतावान नहीं है, उसको सब्सिडी देना ये बिल्कुल जो जितने भी राज्य हमारी सरकारें हैं उनको देना चाहिए, और वो देती भी हैं, उनका कोई विरोध नहीं करता। दिक्कत वहाँ होती है कि जो सबको मिलता है, यानी जो इस लायक, जो अपने आप में सक्षम है, जो अपने खर्चा उठा सकता है, उसको भी सब्सिडी मिलती है, वहाँ दिक्कत होती है। बिल्कुल। नागर जी, आपके पास आना चाहेंगे। कई बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जो आर्थिक हालात हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेवेन्यू मॉडल है उसके लिए सरकार जो है लगातार उस पर ध्यान भी रखती है, ट्रैक भी करती है और उसके अनुसार काम करने की कोशिश करती है। वो क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा जो CPS बनाए और एक बड़ी फौज तैयार की गई जिससे सरकार पर खर्चा बढ़ा, तो क्या ये राजनीति नहीं है या राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम नहीं है, जिससे कि जो प्रदेश का हर नागरिक है आज इस चुनौती से जूझ रहा है उसके सामने आ गया है? सहमत हूं। जो लोग जरूरतमंद नहीं हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है, उनको सरकार से किसी भी सब्सिडी को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज ही एक RTI के जवाब में सरकार ने कहा है कि 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उद्योगपतियों का माफ हो। कोई आर्थिक सलाहकार उसके ऊपर बोलता नहीं, सब चुप रहते। जब उद्योगपतियों को मदद देने की बात आती, कोई नहीं बोलता। जब गरीब आदमी को, आम आदमी को कोई छोटी मोटी राहत अगर सरकार देती है, उसके ऊपर सबको ऑब्जेक्शन। जब तक आम आदमी, गरीब आदमी के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तब तक ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा नहीं बढ़ेगा। छोटे उद्योगों की कैसे डिमांड क्रिएट होगी? जो स्थानीय क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो लोकल मार्केट है, वहां तो खरीदार तभी जाएगा जब उसकी पॉकेट में पैसा हो। इसी वजह से देखिए आप, पिछले 10 साल में जितने छोटे उद्योग थे सारे बंद हो गए, सब खत्म हो गए। हमें दूसरी तरफ भी सोचना है। आप आर्थिक मजबूती की बात करते हैं, आप खाते ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ में हमें मनरेगा जैसी स्कीम चलानी होगी। उसके साथ में हमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, जो गरीब महिला हैं, उसके लिए हमें उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। हमें छात्रों को देने वाले ऋण का बजट बढ़ाना पड़ेगा। बहुत से छात्रों ने शिक्षा छोड़ दी, पैसा नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं। हमें ये सब दरवाजे। लेकिन नागर जी, बड़ा सवाल यही आता है कि सब्सिडी भी देनी होगी और जो बजट है वो भी बढ़ाना होगा, लेकिन वो आएगा कहां से? इस सोच को किस तरह से कार्यान्वित किया जाएगा और इस पर क्या समाधान है, ये एक बड़ा सवाल आज उभर कर आ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे, आपकी बात हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बड़े हुए हैं। रोशन जी, आपके पास आना चाहेंगे। और नागर जी लगातार जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम करने की ज़रूरत है, जहां पर खर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन लगातार सवाल यही है कि ये खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से? अभी जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें ये भी आया है कि GPF को गिरवी रखकर जो है राज्य सरकार ने कर्ज लिया। तो जिस दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है उससे तो लगता है कि ये और बढ़ता चला जाएगा। हाँ, जैसे अभी जो CAG ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहा है CAG ने कि 2025 का जब बजट आएगा तो उसमें राज्य का जो कर्जा है वो बढ़कर 95,000 करोड़ हो जाएगा। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि एक छोटा राज्य है जिसकी इकोनॉमी छोटी है, अगर उसका कर्जा बढ़ रहा है तो ये चिंता का विषय है। उसमें जो मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन राज्य सही ट्रैक पर आना चाहिए। तो सही ट्रैक पर तब आएगा जब आपकी आर्थिक नीतियाँ अच्छी होंगी।
यानी आपने जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो उसकी उगाही कैसे होगी, यानी आमदनी आपकी कैसे होगी, उसका मॉडल आपको पेश करना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि राज्य में जो हमने सुना कि परमार साहब का एक ज़माना था कि जिन्होंने हिमाचल की नींव रखी और वो बाकी जितने पहाड़ी राज्य हैं उन पहाड़ी राज्यों के लिए उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि एक पहाड़ी राज्य को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो परमार साहब का जो सपना था, परमार साहब ने जो हिमाचल को एक अच्छे मतलब डेवलप स्टेट में, मतलब अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें वहाँ उन्होंने पहुँचाया था, तो आज ऐसा क्यों हुआ कि ये पहाड़ी राज्य आज उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई है। ये चिंता की बात है और इसमें मुझे लगता है कि पूरे समाज को, राजनीतिक दलों को और अर्थशास्त्रियों को जरूर सोचना चाहिए कि उसको हम उस जो अगर वो आर्थिक स्थिति में खराब है तो उस खराब स्थिति से उसको कैसे उसको बाहर निकाला जाए, उबारा जाए। बिल्कुल, कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सीमा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानने की बात करेंगे कि नागर जी से जब हम बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो वंचित वर्ग है उसके लिए काम कर रहे हैं। इस वजह से जो हालात हैं वो सामने आ रहे हैं। आप कितना इन सब बातों का समर्थन करती हैं? क्या आपको लगता है और किस तरह से आपको लगता है कि राज्य को कर्ज से निकाला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी नागर जी से कि जिस तरह की ये कह रहे हैं कि महिलाओं को मिला या स्टूडेंट्स को मिला या आम जनता को मिल रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने वादे किए थे, अगर मैं बिजली की बात करूँ तो 130 यूनिट बिजली जो है इन्होंने फ्री देने की बात कही थी, वो ये दे नहीं पाए। और 125 यूनिट जो पूर्व की सरकार फ्री में बिजली लोगों को दे भी रही थी हिमाचल की जनता को, वो भी इनके द्वारा बंद कर दी गई। महिलाओं को इन्होंने जो 1500 की बात की थी उसमें भी इन्होंने विभिन्न कैटेगरीज डालकर जो है इन्होंने मात्र 54,000 महिलाओं को अभी तक 1500 रुपए दिए हैं। और उसमें से भी जो महिलाएं इनकी कैटेगरी में फिट नहीं आ रही हैं उनसे ये रिकवरी वापस, मतलब पैसा वापस ले रहे हैं, उनको रिकवरी इन्होंने डाल दी है। साथ ही साथ स्टूडेंट बेरोजगारों को इन्होंने कहा था कि ये हर साल 1 लाख नौकरी जो है युवाओं को देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट्स अभी तक जॉब को जो है वैकेंसी, बिल्कुल कई बड़े सवाल हैं। और ये भी है कि हर दल जो है जब वो सत्ता में आता है तो वो वायदे करता है, कुछ गारंटीज भी देता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके पूरी कोशिश में, उस पूरी प्रक्रिया में कहीं वो राज्य को किसी और मुसीबत के दलदल में तो नहीं धकेल रहा, ये देखना बहुत ही खास हो जाता है। यही एक बड़ा सवाल है जो आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी मंडरा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।